हेलो ऑल द व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल माय अथॉरिटी। आज का हमारा टॉपिक रहेगा जिसका नाम है ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड ड्यूटीज़। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे ओरिजिन होता है ह्यूमन राइट्स का और विकास कैसे होता है, और साथ ही साथ हम बहुत इंपॉर्टेंट कुछ और भी टॉपिक्स कवर करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन इसमें आपके 3 से 4 टॉपिक कवर हो जाएंगे, जैसे कि नेचुरल, सिविल राइट्स एंड पॉलिटिकल राइट्स क्या है, और उसके बाद हम कवर करेंगे इसके अंदर इंडिविजुअल वाइसेस वर्सा स्टेट एंड सोसाइटी। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले ओरिजिन से। ठीक है, ये वीडियो पूरी एक यूनिट को कवर करेगा। सबसे पहले मीनिंग एंड राइट्स का मीनिंग क्या है, ह्यूमन राइट्स का, और ड्यूटीज़ क्या है वो समझते हैं। जो ह्यूमन राइट्स होती है वो बेसिक राइट्स है जो कभी हमसे छीनी नहीं जा सकती है और विच बिलोंग टू एवरी इंडिविजुअल, वो सभी को मिलती है बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग ह्यूमन बीइंग होने के नाते वो सभी को मिलती है। वो इंश्योर करती है हमारी डिग्निटी रहे, फ्रीडम रहे, इक्वालिटी और जस्टिस मेंटेन रहे। ड्यूटीज़ आर द मोरल एंड लीगल ऑब्लिगेशन, लेकिन ड्यूटीज़ वहीं ह्यूमन राइट्स तो हमें मिलती है, लेकिन ड्यूटीज़ जो होती है वो मोरल होती है, नैतिक होती है, और ये हमें दायित्व होते हैं ये हमारे, जो हमें फॉलो करने चाहिए ऑफ इंडिविजुअल टुवर्ड्स सोसाइटी। और ये दायित्व हमारे समाज के प्रति, हमारे राष्ट्र के प्रति और ह्यूमन बींग्स के, हमारे जो फेलो ह्यूमन बींग्स हैं उनके प्रति होती है। राइट्स एंड ड्यूटी गो हैंड इन हैंड टू मेंटेन बैलेंस इन सोसाइटी, और ये राइट्स और ड्यूटी एक साथ चलती है, हैंड टू हैंड चलती है, यानी कि बैलेंस चलनी चाहिए, कोई ऊपर कोई नीचे नहीं, बराबर चलनी चाहिए। ओरिजिन देखते हैं ह्यूमन राइट्स का ओरिजिन क्या है। द कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट इज़ नॉट न्यू, ये बिल्कुल भी नया नहीं है, बट हैज़ इवॉल्व्ड थ्रू फिलॉसफी। दर्शन से आया है, रिलीजन धर्म से आता है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट जब हुआ था सेंचुरीज पहले, तब से ये कॉन्सेप्ट हमें देखने को मिला। एंशियंट रिलीजियस एंड कल्चरल ट्रेडिशंस का क्या इम्पैक्ट पड़ता है, तो इंडिया का जो धर्म है, इंडिया में जो कॉन्सेप्ट ऑफ धर्म है जो हमें बताता है कि क्या ड्यूटी होनी चाहिए और क्या आपका धर्म राइटसनेस है, वाज द फाउंडेशनल, वही हमारा नींव रखता है ड्यूटी की। एंड अशोकाज एडिक्ट्स 3 सेंचुरी BCE से पहले जब हम बात करते हैं, टॉक्ड अबाउट वेलफेयर, टॉलरेंस, सहिष्णुता की बात करते हैं, कल्याण की बात करते हैं और जस्टिस फॉर ऑल की बात करते हैं। तो यहाँ देखिए आपको एंशिएंट टाइम से ही ड्यूटी एंड राइट की बात दिख रही है। चाइना के अंदर जो कन्फ्यूशियनिज्म आता है, कन्फ्यूशियस बहुत बड़े फिलोसोफर हुए थे, वो एम्फसाइज करते हैं, वो कहते हैं मॉरल ड्यूटी और हारमनी पे बात करनी चाहिए, अमॉन्ग पीपल के बीच में हारमनी, समन्वय, सद्भाव रहना चाहिए, मोरल ड्यूटी है ये। फिर इस्लामिक वर्ल्ड किस चीज़ की बात करता है, द चार्टर ऑफ मेडिना, द चार्टर ऑफ मेडिना 622 CE बाय प्रॉफिट मोहम्मद, जो पैगंबर मोहम्मद थे वो चार्टर ऑफ मदीना की बात करते हैं। प्रोटेक्टेड द राइट्स ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटीज़ एंड ट्राइबल ग्रुप्स, वो उसमें कहते हैं कि जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ है, अल्पसंख्यक हैं, धार्मिक अल्पसंख्यक जो होते हैं, उनके राइट्स की प्रोटेक्शन करनी चाहिए और ग्रुप्स की प्रोटेक्शन करनी चाहिए, जो जनजातीय ट्राइबल ग्रुप्स हैं वगैरह को। फिर यूरोप में ये कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। क्रिश्चियनिटी एम्फसाइज लव, जो क्रिश्चियनिटी है वो किस चीज़ से एम्फसाइज्ड है, वो किस बात पर जोर देती है, लव पे, डिग्निटी पे एंड द सैनिसिटी ऑफ लाइफ फाउंडेशन, लेटर राइट्स थिंकिंग। बाद में जाके सब चीज़ें हम देख सकते हैं, जितने भी धर्म होते हैं वो सब राइट्स को और ड्यूटीज़ को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। ग्रीक एंड रोमन आइडियाज़ में कहाँ से हमें देखने को मिलता है, तो सॉक्रेट्स, प्लेटो और एरिस्टोटल, ये तीनों, सुकरात, प्लेटो और अरस्तु, ये तीनों जस्टिस के बारे में बात करते हैं। एंड एथिकल रोल है इनका इंडिविजुअल के प्रति, एथिकल होना चाहिए, मानते हैं कि व्यक्ति को बहुत ज़्यादा मोरल होना चाहिए। ठीक है, जो स्टोइक्स है वो कहते हैं प्रमोटेड नेचुरल लॉ, स्टोइक्स लोग हमेशा नेचुरल लॉ को प्रमोट करते हैं। यूनिवर्सल लॉ गवर्निंग ऑल ह्यूमन, वो कहते हैं ये जो सार्वभौमिक कानून होते हैं ना, यही सबको गवर्न करते हैं, यही सब पर जो है मतलब सबको चलाते हैं, ह्यूमंस को, रिगार्डलेस ऑफ प्लेस ऑफ पावर, ना इसमें प्लेस देखी जाती है कि कौन किस सत्ता पर बैठा है, किसके पास क्या शक्ति है, नहीं, यूनिवर्सल लॉ सभी को गवर्न करते हैं, ये स्टोइक्स मानते हैं ऐसा। ओके, क्योंकि स्टोइक्स लोग भी प्लेटो अरस्तु के बाद आते हैं, ये लोग भी, इनकी भी एक अलग विचारधारा है स्टोइक्स की। नेचुरल राइट और फिलॉसफी 17th 18th सेंचुरी में कैसे देखने को मिलती है, वो कि जब दिस वाज द मेजर टर्निंग पॉइंट, अब यहाँ पे नेचुरल राइट्स का एक टर्निंग पॉइंट आ जाता है, जिसमें जॉन लॉक
जो फादर ऑफ लिबरलिज्म कहे जाते हैं, वो अबाउट नेचुरल राइट्स की बात करते हैं। 3 मेन राइट्स बताते हैं, लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, जिसके बारे में हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। ये बिलीव करते हैं दैट गवर्नमेंट, जो सरकार होती है, आर फॉर्म टू प्रोटेक्ट दीज राइट। सरकार बनी ही इसलिए कि वो इन तीनों राइट्स की प्रोटेक्शन कर सके। अगर वो फेल हो जाती है यह करने में तो पीपल कैन रिबेल, यानी फिर जो लोग हैं विद्रोह कर सकते हैं सरकार के खिलाफ। इन्फ्लुएंस्ड रिवोल्यूशंस इन अमेरिका एंड इन इस राइट्स ने, लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी ने किसको इन्फ्लुएंस किया? अमेरिका में जो क्रांति हुई या फ्रांस में जो क्रांति हुई उसको बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया था, प्रभावित किया था। इनलाइटमेंट थिंकर देखते हैं जिन लोगों ने जागृति लेकर आए, वोल्टेयर, मॉन्टेस्क्यू एंड रूसो, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर हैं। ये एडवोकेट करते हैं, इस बात का वकालत करते हैं कि इंडिविजुअल फ्रीडम, जो व्यक्ति की स्वतंत्रता है, और लीगल इक्वालिटी है, जो वैधानिक समानता है, जो लोकतंत्र है, एंड द आइडिया दैट सोवेरेनिटी बिलोंग टू द पीपल, ये मानते हैं कि इंडिविजुअल में ही हर चीज़ बसी हुई है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंडिविजुअल को इंपॉर्टेंस भी देते हैं, और ये सभी चीज़ों को कहते हैं ये सब इंडिविजुअल से बिलोंग करती है। इवोल्यूशन देखते हैं, ह्यूमन राइट का इवोल्यूशन कैसे होता है, फ्रॉम मोरल टू लीगल राइट्स। पहले मोरल था लेकिन अब लीगल हो गया ये राइट्स। जो ह्यूमन राइट्स थे वो पहले मोरल थे और लीगल की तरफ कैसे जाते हैं। तो अर्ली राइट्स, जो हमारे पहले के राइट्स थे, जो ट्रेडिशन टाइम में थे, वो रिलीजियस और फिलोसॉफिकल थे, धार्मिक थे, दर्शन से रिलेटेड थे। लेकिन धीरे धीरे बाद में वो लीगल एंटाइटलमेंट, जैसे जैसे सरकार, कानून और लोगों के ध्यान में आता जाता है तो वो लीगल राइट्स बन जाते हैं, यानी कानून से रिलेटेड इंटाइटलमेंट्स थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल टेक्स्ट हम जब देखते हैं और इंटरनेशनल ट्रीटीज़ होती है तब हमें ज्ञान होता है कि नहीं, हमारे लीगल राइट्स भी कुछ होते हैं, मोरल और रिलीजियस से ऊपर उठकर। रिवोल्यूशनरी माइलस्टोन्स आते हैं इसके अंदर, जैसे कि मैग्ना कार्टा, हम डिटेल में कवर करेंगे इन तीनों को ही। मैग्ना कार्टा 1215 अर्ली लीगल डॉक्यूमेंट है, बहुत पुराना है। देखिए आप टाइम देखिए 1215। लिमिटिंग रॉयल पावर फाउंडेशन, ये पहले ही कह देता है जो ये रॉयल मोनार्की चली आ रही है उनके जो है रोल को कम करो और फाउंडेशनल लीगल राइट्स लेकर आओ। इंग्लैंड में भी लीगल राइट्स सभी को मिलने चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। फिर अमेरिकन रिवोल्यूशन 1776 में डिक्लेयर्ड ऑल मैन आर क्रिएटेड इक्वल, वहाँ पे डिक्लेयर हो जाता है जितने भी मैन हैं वो सब बराबर हैं। लेड यूएस बिल ऑफ राइट्स आता है। फ्रेंच रिवोल्यूशन 1789 के अंदर प्रोक्लेम्ड यूनिवर्सल राइट्स इन द डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन्स के लिए राइट्स को डिक्लेयर करता है। तो ये तीनों ही बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हैं, आप देख सकते हैं, और वो भी लीगल राइट से। फिर हम 19th अर्ली 20th सेंचुरी की बात करते हैं, यानी 20th सेंचुरी, 19th और अर्ली 20th सेंचुरी, मतलब एंड ऑफ 19th सेंचुरी और जैसे ही 20th सेंचुरी स्टार्ट होती है तब के डेवलपमेंट्स क्या हुए थे। अबॉलिशन, इस टाइम क्या होता है, दासता का खत्म हो जाता है, दास प्रथा जो होते हैं खत्म हो जाती है। यूनिवर्सल सार्वभौमिक शिक्षा को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है। वुमेन की राइट्स मूवमेंट चलाए जाते हैं, लेबर राइट्स आ जाते हैं, इस टाइम इमर्ज हो जाते हैं, यानी जो लोग होते हैं जो काम कर रहे होते हैं, लोग मजदूर, उनके राइट्स। एग्जाम्पल देखते हैं, फैक्ट्री एक्ट आता है यूके के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट है फैक्ट्री एक्ट। प्रोटेक्टेड वर्कर्स एंड एक्सप्लॉयटेशन, की जो लोग काम कर रहे हैं उनका शोषण ना हो, इसके रिगार्डिंग राइट्स आते हैं। पोस्ट वर्ल्ड वार सेकेंड आ जाता है जिसे इंस्टीट्यूशनलाइजेशन भी कहा जाता है, यानी कि आप देखिए वर्ल्ड वार सेकेंड बहुत ही खतरनाक था, बहुत ही ज़्यादा फैसिस्ट रेजिम्स, हॉलोकॉस्ट था, और वी कैन से दैट नेशंस रिकॉग्नाइज द नीड ऑफ यूनिवर्सल फ्रेमवर्क। जो वर्ल्ड वार सेकेंड ने सबको झकझोर कर रख दिया था, तो उस टाइम ज़रूरत थी कि पूरा वर्ल्ड में एक यूनिवर्सल फ्रेमवर्क हो जो राइट्स को बचा सके। जैसे यूनाइटेड नेशंस की स्थापना हुई पीस कीपिंग के लिए कि सभी जगह शांति रहे, 1945 के अंदर हुई थी। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट कब आया था, 1948 के अंदर आता है। फर्स्ट ग्लोबल स्टेटमेंट फॉर राइट्स, यानी ये पहला विश्व में, इसीलिए इतना फेमस है UDHR, बहुत इसीलिए फेमस है क्योंकि ये पहला ग्लोबल स्टेटमेंट था राइट्स को लेकर, मतलब राइट्स की बात पहली बार की गई थी ग्लोबल तौर पे, मतलब पूरे वैश्विक तरीके में। कोल्ड वार एरा के बाद हम देखते हैं कैसा था सिचुएशन राइट्स को लेके। तो 2 सेट्स ऑफ राइट्स है उस टाइम, सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स ही थे, सिर्फ सिविल और पॉलिटिकल राइट्स, जो कि फेवर्ड करते थे वेस्टर्न कंट्रीज़ को, क्योंकि कोल्ड वार ओनली एंड ओनली हम देख सकते हैं वेस्टर्न कंट्रीज़ का ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहा, अमेरिका का, तो फेवर्ड उसी को करेंगे जिस कंट्री से आए हैं। तो सिविल एंड पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल राइट्स जो थे, जो विच इज़, देखिए सोशलिज्म जहाँ भी आए वो आप सोशलिस्ट, और आप देख सकते हैं कि वो कल्चर जो कि सोशलिस्ट विचारधारा को बहुत ज़्यादा
इन्फ्लुएंस करता है। और सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, अमेरिका एक ऐसी कंट्री है जहाँ डेमोक्रेसी है, तो अमेरिका जो कंट्री है वहाँ पे सिविल राइट्स तो दिए ही जाएंगे, ठीक है। सिविल यानी डेमोक्रेसी, नागरिकों को ज़्यादा अधिकार दिए जाएंगे, पॉलिटिकल राइट्स ज़्यादा होंगे, वो सब फेवर्ड करेंगे वेस्टर्न कंट्रीज़ को। और इकोनॉमिक विच इज़ रिलेटेड विथ पैसा, अब जब भी बात करें पैसा की, इकोनॉमी की बात आती है तो मार्क्स को याद कर लीजिए। मार्क्स को जब भी आप याद करेंगे आप समझ जाएंगे, मार्क्स, लेनिन, ये सब, स्टैलिन, तो ये सोशलिस्ट लोग थे। तो ये ज़्यादा स्टेट्स किसके लिए परफेक्ट थे, ये राइट्स, कल्चरल राइट्स, ये सब सोशलिस्ट कंट्री को फेवर करते थे, स्टेट्स को फेवर करते थे। ओके, इवेंचुअली मर्ज इनटू इंटरनेशनल बिल ऑफ राइट्स, बाद में जाके ये इंटरनेशनल बिल ऑफ राइट्स में सब कुछ मिल जाते हैं। जैसे कि देखिए ये इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स हैं, इसमें हम देख सकते हैं UDHR 1948, ICCPR 1966 जिसको सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स होते हैं इसके अंदर, एंड फिर आता है ICESR 1966 जिसमें इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स होते हैं। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है याद करने। इसमें पहले नॉर्मल राइट्स होते हैं, फिर बाद में सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स आते हैं, और फिर बाद में इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स आते हैं। अब इवोल्यूशन देखते हैं, ड्यूटीज़ का इवोल्यूशन कैसे हुआ था, जबकि राइट्स का तो हमने देख लिया, इवोल्यूशन का कैसे होता है, ड्यूटीज़ का इवोल्यूशन। तो ड्यूटीज़ जो होती है, जो हमारे कर्तव्य होते हैं, वो डेवलप्ड अलॉन्ग साइड राइट्स, मतलब राइट्स के समानांतर ही चलते रहते हैं, ठीक है। इन एंशियंट ट्रेडिशन, जब हम परंपरा की बात करते हैं, पुराने समय की बात करते हैं, ड्यूटीज़ वर एम्फेसाइज्ड ओवर राइट्स। वहाँ पर क्या होता था, ड्यूटी जो थी ना, ड्यूटी वो एम्फेसाइज करती थी राइट्स को, यानी धर्म बहुत ज़रूरी था इंडिया के अंदर। कर्तव्य जो होते हैं हमारे, वो बहुत एंशियंट टाइम में इंपॉर्टेंस दी जाती थी धर्म को लेकर। हम देख सकते हैं मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन, जो आज का आधुनिक संविधान है, लाइक इंडिया की बात कर लीजिए, इसमें क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक सिटीजन की जवाबदेहिता को, उत्तरदायित्व को बताती है। एडेड इन 1976, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे अपनाया गया था। 51 क्लॉज यहीं में दी गई है। और टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंस्पायर्ड बाय सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन से ये इंस्पायर्ड। एग्जाम्पल देख लेते हैं, हम रिस्पेक्ट करते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, पब्लिक प्रॉपर्टी को, डेवलप अ साइंटिफिक टेम्पर लेके चला, और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो ये है हमारी ड्यूटीज़। अब देखते हैं नेचुरल, सिविक एंड पॉलिटिकल राइट्स क्या होते हैं। स्टार्ट करते हैं, नेचुरल, सिविक एंड पॉलिटिकल राइट्स क्या होती है हमारी। अंडरस्टैंडिंग दीज कैटेगरीज इज़ वेरी इसेंशियल। इन तीनों ही कैटेगरी को समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। दे फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न डेमोक्रेटिक सोसाइटी, क्योंकि ये तीनों कैटेगरी जो है ना, फाउंडेशन बिछाती है, यानी कि नींव रखती है हमारे लोकतांत्रिक समाज की, डेमोक्रेटिक सोसाइटी की। ईच हैज़ इवॉल्व्ड फ्रॉम डिफरेंट फिलोसॉफिकल रूट्स। इन सभी को, ईच राइट को हमने ना इवॉल्व्ड किया है, ये अपने आप में विकसित होती आई हैं डिफरेंट रूट्स से। इनकी जो जड़ें हैं अलग अलग थी, अलग अलग दार्शनिक जड़ें हैं। सर्व्स डिफरेंट पर्पज़ इन इंडिविजुअल एंड सोशल लाइफ, और इन सभी का एक अपना खुद का अलग पर्पज़ रहा है, इंडिविजुअल रहा है, सोशल लाइफ रहा है, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं नेचुरल राइट्स की बात करेंगे हम लोग। कौन सी? नेचुरल राइट्स की बात करेंगे, यानी इसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो नेचुरल राइट्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा बेसिक होते हैं, यानी कि मिलते हैं हमें नेचर से, मतलब प्रकृति से, प्राकृतिक अधिकार जैसे कहा जाता है, पहले से ही इनबिल्ट होते हैं इंडिविजुअल के अंदर, और ये बर्च्यू ऑफ बीइंग ह्यूमन होने के नाते हमें मिलते हैं। दीज राइट्स आर यूनिवर्सल, सार्वभौमिक होते हैं, कोई हमसे छीन नहीं सकता है। एंड एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट लॉ और गवर्नमेंट, यानी कि ये लॉज, गवर्नमेंट इन सबसे अलग होते हैं, हम स्वतंत्र हैं, इस चीज़ को बताते हैं। इसका फिलोसॉफिकल ओरिजिन देखने को मिलता है, जॉन लॉक बात करते हैं इसके बारे में, रूसो एंड थॉमस हॉब्स। जब आपने रूसो, थॉमस हॉब्स एंड जॉन लॉक को या उनके स्टेट ऑफ नेचर को समझा है, यानी कि स्टेट ऑफ नेचर का एक कॉन्सेप्ट आता है, तीनों ही थिंकर देते हैं ये स्टेट ऑफ नेचर का कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसमें ये बताते हैं कि अभी के जो पॉलिटिकल सिस्टम है उससे पहले से एक स्टेट ऑफ नेचर से हम आए हैं, ठीक है। तो इन तीनों की बात बताते हैं, और जो रूसो हैं वो सपोर्ट करते हैं स्टेट ऑफ नेचर को, थॉमस हॉब अच्छा नहीं मानते हैं, जॉन लॉक लिबरल होते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ नेचुरल राइट्स, गॉड गिवन, ये कहते हैं भगवान ने हमें दिया है, एंड कैन नॉट बी सरेंडर, इसीलिए हम इन चीज़ों को सरेंडर नहीं करेंगे, अपने राइट्स को छीनने या उसका हनन नहीं होने देंगे। ही हाईलाइटेड लिबर्टी, लाइफ एंड प्रॉपर्टी की बात करते हैं एज नेचुरल राइट्स। जीन जैकेस रूसो एंड थॉमस हॉब ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी वेयर इंडिविजुअल गिव पावर, ये इंडिविजुअल को ज़्यादा
सामर्थ्य बनाते हैं। वो कहते हैं इंडिविजुअल्स को, ये स्टेट्स को, जो इंडिविजुअल्स की राइट है उसको स्टेट को जो है ना बहुत ज़्यादा सेफगार्ड करना पड़ेगा इन राइट्स को। कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। इनहेरेंट का मतलब होता है नो नीड ऑफ एक्सटर्नल अथॉरिटी टू ग्रांट देम, कोई बाहर की अथॉरिटी आगे उन्हें ना दे। सार्वभौमिक यानी सभी को मिलती है रिगार्डलेस ऑफ देयर नेशनैलिटी, जेंडर, रेस। इनलिएनेबल मतलब इसे छीना नहीं जा सकता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। राइट टू लाइफ, एवरी ह्यूमन हैज़ द राइट टू लाइफ, उसे डिग्निटी के साथ जीने का अधिकार है। लिबर्टी का मतलब कोई भी आर्बिटरी मनमाने तरीके से अरेस्ट नहीं कर सकता, डिटेंट नहीं कर सकता, उत्पीड़ित नहीं कर सकता। राइट टू इक्वालिटी, ऑल इंडिविजुअल्स आर इक्वल एंड रीज़न, सभी के पास तर्क होता है। मॉडर्न एप्लीकेशन क्या कहती है, आज की आधुनिक एप्लीकेशन, तो दीज राइट, ये जो राइट है ना, फिलोसॉफिकल बेस ऑफ ह्यूमन, ये यही बनाते हैं यूनिवर्सल डिक्लेरेशन को, फिलोसॉफिकल बेस तैयार करते हैं। 1948 का मेन बेस ही ये नेचुरल राइट्स होते हैं। जैसे इंडिया का आप देख लीजिए, आर्टिकल 40 इक्वालिटी की बात करता है, 21 राइट टू लाइफ की बात करता है, 19 फ्रीडम की बात करता है। तो ये सब नेचुरल राइट्स को ही तो दिखा रहे हैं, रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, राइट। अब हम बात करते हैं सिविल राइट्स की। ओके, व्हाट इज सिविल राइट्स, डेफिनेशन देखते हैं। सिविल राइट्स आर द राइट्स, वैसे राइट्स होते हैं, नागरिक राइट्स जिसे हम कहा जाता है, जो राइट्स ग्रांट स्टेट और लीगल सिस्टम हमें देते हैं, ठीक है, यानी गारंटी करते हैं हमारी इंडिविजुअल फ्रीडम मिलेगी, हमें व्यक्तियों को अधिकार मिलेगा, इंश्योर करते हैं प्रोटेक्शन होगी, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, आर्बिटरी गवर्नमेंट आके आपको इंटरफेयर नहीं करेगी। पर्पस क्या होता है इन राइट्स का, दे एम टू इंश्योर ऑल इंडिविजुअल्स इंजॉय इक्वल ट्रीटमेंट्स, कि जितने भी व्यक्ति हैं वो अपनी इक्वल ट्रीटमेंट इंजॉय करें अंडर द लॉ, प्रमोटिंग ह्यूमन डिग्निटी और ऑटोनॉमी, लीगल प्रोटेक्शन बनी रहे। की फीचर्स देखते हैं। डेराइव्ड फ्रॉम नेचुरल राइट बट इन्फोर्स्ड बाय लॉ, यानी कि ये नेचुरल राइट से ही आए हैं लेकिन अब यहाँ पर लॉ आ गया है। ओके, वो राइट्स जो नेचर से मिले हैं लेकिन लागू कौन करवा रहा है, लॉ करवा रहा है उनको हम पर, ठीक है। प्रोवाइडेड एंड प्रोटेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन, जिसकी रक्षा कॉन्स्टिट्यूशन करता है और स्टेटस है और जुडिशियल सिस्टम करता है, वो राइट्स होते हैं सिविल राइट्स। इन्फोर्सेबल इन कोर्ट्स, जिन्हें कोर्ट इन्फोर्स करवा सकता है, ठीक है, लागू करवा सकता है। फिर हम देखते हैं एग्जाम्पल, जैसे राइट टू प्राइवेसी है, तो रिकॉग्नाइज्ड एज अ फंडामेंटल राइट, बाद में जाके इसको फंडामेंटल राइट के द्वारा रिकॉग्नाइज करवाया, पहचान मिली पुट्टस्वामी जजमेंट 2017 के बाद। राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ जब आता है तो इसमें आर्टिकल 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आता है। बहुत इंपॉर्टेंट राइट्स हैं ये सारे। फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन, आर्टिकल क्लॉज 19(1)(a) विद रीजनेबल, कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं इसकी जो कि रीजनेबल भी हैं, उनके साथ हमें मिलती हैं। राइट टू एजुकेशन है 21(a), मेड अ फंडामेंटल राइट इन इंडिया, 86th अमेंडमेंट में ये बना था 2002 में। जब 86th अमेंडमेंट आता है तो क्या है, 21(a) में मेड फंडामेंटल राइट बना दिया गया था राइट टू एजुकेशन को। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, नाउ हम देखते हैं रियल लाइफ एग्जाम्पल। जैसे B.R. अम्बेडकर एडवोकेट करते हैं सिविल राइट्स फॉर दलित्स टू एलिमिनेट कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। वो कहते हैं होनी चाहिए सिविल राइट्स, ताकि जो दलित्स के लिए कहते हैं कि जिससे ये जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, आप कास्ट जाति के आधार पर पक्षपात करते हो, ये मिट जाए। US सिविल राइट्स मूवमेंट आता है 1950 से 60 के दौरान बाय मार्टिन ल्यूथर किंग जड़, एम्ड करते हैं सिक्योर सिविल राइट्स फॉर अफ्रीकन एंड अमेरिकन के लिए इन्हें सिक्योर किया जाए। तो ये बहुत सपोर्ट करते हैं सिविल राइट्स को। अब हम देखते हैं पॉलिटिकल राइट्स क्या होते हैं, यानी कि राजनीतिक अधिकार क्या होते हैं आपके। डेफिनेशन से समझेंगे। पॉलिटिकल राइट्स वो राइट्स होते हैं दैट अलाउ इंडिविजुअल टू पार्टिसिपेट इन द पॉलिटिकल प्रोसेस, ऐसी प्रक्रिया जहां आप पॉलिटिकल प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सकते हो, यानी कि कोई अगर वोट हो रहा है, आप इलेक्शन में खड़े हो सकते हो, ये सब राजनीतिक अधिकार हैं आपके ऑफ अ कंट्री, कोई भी कंट्री, सच एज मतलब जिस कंट्री से आप बिलोंग करते हो, सच एज वोटिंग, कंटेस्टिंग इलेक्शंस एंड इंगेजिंग इन पॉलिटिकल एक्सप्रेशन। कोई भी मुद्दा चल रहा है राजनीति, उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। इसकी इंपॉर्टेंस क्या रहती है, दीज राइट आर इसेंशियल फॉर अ फंक्शनिंग डेमोक्रेसी, अच्छी सुव्यवस्थित लोकतंत्र को चलाने के लिए ये राइट ज़रूरी हैं। एज द एम्पावर सिटीजन टू शेप गवर्नमेंट पॉलिसीज़, और ये ज़रूरी है सशक्त बनाना नागरिकों को ताकि उनकी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को एम्पावर किया जाए। होल्ड अथॉरिटीज़ अकाउंटेबल, ताकि जितनी भी बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशन है वो आपके लिए जवाबदेह बनी रहे। इसके की फीचर्स हैं, इंजॉयड बाय सिटीजन्स, ये सिटीजन्स द्वारा इंजॉय किए जाते हैं ये राइट्स। नॉट ऑलवेज बाय नॉन सिटीजन्स और रिफ्यूजी, ना मतलब ऐसा नहीं है कि कोई सिटीजन नहीं है किसी कंट्री का वो भी इन राइट्स को इंजॉय कर रहा है या शरणार्थी है, ऐसा नहीं है, ऑलवेज नहीं होता ऐसा। ऑफन कॉडिफाइड इन कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये दिए हुए हैं, लॉज में भी दिए हुए, इंटरनेशनल ट्रीटीज़ में भी ये कॉडिफाइड है, दिए हुए रहते हैं। कैन समवन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी, लेकिन अगर आप
आपकी इमरजेंसी लगी, फिर आप कहते हो कि मैं जाके भाषण दूंगा किसी पर्टिकुलर प्लेस के अंदर और राजनीति मुद्दा है, ऐसा नहीं हो सकता। इमरजेंसी में आपसे ये सस्पेंड भी करवाए जा सकते हैं थ्रू विद कॉशंस एंड लीगल स्क्रूटिनिटी, लेकिन ऐसे नहीं, उसके ऊपर लीगल जांच रहेगी, देखी जाएगी कि क्या सच में इमरजेंसी लगी है तो ही। एग्जाम्पल देखते हैं कि राइट टू वोट आपका एक बहुत अच्छा अधिकार है जिसको पॉलिटिकल राइट में गिना जा सकता है, जिसमें यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजीज इन इंडिया 1950 के अंदर आता है, जिसमें आपको 18 साल से ऊपर के सभी वोट कर सकते हैं, कोई रोक नहीं सकता। राइट टू कंटेस्ट इन इलेक्शंस, एनी इलिजिबल होना ज़रूरी है, ये नहीं कि आपने कोई एज लिमिट क्रॉस की ही नहीं है और आप फिर भी बोल रहे हैं पार्टिसिपेट करूँगा, ऐसा नहीं हो सकता है। ओके फिर आता है आपका नेक्स्ट राइट टू, फिर पब्लिक ऑफिस में भी आप कोई भी मतलब सरकारी पद पर बैठ सकते हो। राइट टू पिटीशन एंड गवर्नमेंट, फाइल कर सकते हो। सिटीजन कैन डिमांड एक्शन और प्रोटेस्ट पॉलिसीज़, अगर पॉलिसीज़ आपके फेवर में नहीं है तो उसके अगेंस्ट में आप पिटीशन भी फाइल कर सकते हो। राइट टू फॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज़, आप अपने खुद के एसोसिएशन, संगठन, पॉलिटिकल पार्टी, राजनीतिक दल कुछ भी बना सकते हो। 19 क्लॉज 1C आपको ये अधिकार देता है इंडिया के अंदर। केस एग्जाम्पल्स देखते हैं। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट, ये जो आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के अंदर इन इंडिया में, ये आउटलाइन करता है यू कैन वोट, हु कैन वोट और कंटेस्ट इलेक्शन, ये बताता है कौन वोट कर सकता है, कौन इलेक्शन लड़ सकता है। फिर आता है द नवतेज सिंह जोहर केस 2018 का स्ट्रेंथन करता है द पॉलिटिकल वॉइस, यानी राजनीतिक आवाज़ को और ज़्यादा मजबूत करना, फ्रीडम देना, और LGBTQ पीपल को इंडिया में जो डिस्क्रिमिनलाइज किया जा रहा है, डीक्रिमिनलाइजिंग हो रहा है होमोसेक्सुअलिटी को लेके, उसके ऊपर भी बात किया जाता है, क्राइम है या नहीं है। तो सिग्निफिकेंस देखेंगे, मॉडर्न गवर्नेंस का क्या सिग्निफिकेंस रहता है। तो नेचुरल राइट्स फ्रॉम मोरल फाउंडेशन टू द लीगल एंड पॉलिटिकल राइट से आज आए हैं, ये मॉडर्न की बात की जा रही है आधुनिक शासन में। फिर हम देखते हैं सिविल राइट्स इंश्योर दैट इंडिविजुअल्स आर ट्रीटेड फेयरली, सिविल राइट्स इस चीज़ को सुनिश्चित करते हैं कि जो व्यक्ति हैं, इंडिविजुअल हैं, उन्हें बहुत ही निष्पक्ष तरीके से इक्वल ट्रीट किया जाए लीगल सिस्टम के द्वारा। पॉलिटिकल राइट्स अलाउ सिटीजन टू एक्टिवली पार्टिसिपेट, वो अच्छे से पार्टिसिपेट करे गवर्नेंस शासन में, मेकिंग डेमोक्रेसी और मीनिंगफुल, लोकतंत्र को और सार्थक बनाए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इंडिविजुअल वाइसेस वर्सेस सोसाइटी एंड स्टेट। इसको हम ना एक डायग्राम से समझेंगे, लेकिन डायग्राम हम लास्ट में देखेंगे। सबसे पहले हम इसके थ्योरी को कवर करते हैं। आप ये पूरा पढ़ेंगे, उसके बाद आपको जो है बहुत अच्छे से ये डायग्राम समझ में आएगा, लेकिन इस डायग्राम को समझने के लिए हमें थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। तो ये तो द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल यानी व्यक्ति, सोसाइटी यानी समाज, और द स्टेट यानी राज्य, ये सब इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे पर आश्रित है, ठीक है। और ऑफन इन टेंशन, इनके बीच में टेंशन भी बनी रहती है। देखिए कैसे, तो जो इंडिविजुअल है, जो व्यक्ति है, वो सीक्स मतलब डिमांड करता है किस चीज़ की, फ्रीडम की। वो कहता है मुझे फ्रीडम दो, यानी इंडिविजुअल व्यक्ति कहता है फ्रीडम दो, स्वतंत्रता दो, ऑटोनॉमी दो, राइट्स दो, अधिकार दो, स्वायत्तता दो। वाइल सोसाइटी क्या डिमांड करती है, ऑर्डर की, यानी सोसाइटी कहती है ऑर्डर होना चाहिए, एक फॉर्म में चलना चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए और सभी का भला होना चाहिए, कॉमन गुड होना चाहिए। सोसाइटी ये डिमांड करेगी। स्टेट क्या डिमांड करता है, स्टेट एज द गवर्निंग बॉडी, स्टेट हर चीज़ को चलाता है, गवर्न करता है। तो स्टेट एक गवर्निंग बॉडी है जो किस चीज़ की सीक्स करता है, किस चीज़ की डिमांड करता है, रेगुलेट की। ये जो इंटरेक्शन हो रहा है ना आपस में, इन चीज़ को रेगुलेट करवाना, ठीक है, इंटरेक्शन करना, लाइक पॉलिटिकल इंडिविजुअल राइट्स को, एंड इंश्योर सोशल हार्मनी, समाज में सद्भाव बना रहे, स्टेट तो यही चाहता है। अब एक मेटाफर से समझते हैं ऑर्केस्ट्रा क्या होता है। जो ऑर्केस्ट्रा होता है ये एक तरह का म्यूज़िकल ग्रुप होता है जिसमें एक तरह के म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजाए जाते हैं। वो बहुत सारे ऐसे आपने देखे होंगे ना, एक इंसान बैठा है बीच में और वो बहुत सारे अलग अलग तरीके के इंस्ट्रूमेंट बजा रहा है एक साथ, वो होता है ऑर्केस्ट्रा। स्टार्ट करते हैं। इंडिविजुअल क्या है इसके अंदर, व्यक्ति को क्या बताया गया, अ म्यूजिशियन विद अ यूनिक टैलेंट। देखिए एक डायग्राम से समझेंगे और अच्छे से समझ में आएगा। इस डायग्राम से समझते हैं कि क्या है इस एनालॉजी का मतलब। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो म्यूजिशियन है, ये सिंगल म्यूजिशियन है, ये क्या कर रहा है, वायलिन प्ले कर रहा है, ये इंडिविजुअल को रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर, ठीक है। ये ऑडियंस कौन है, सोसाइटी, जो क्या चाहती है कि ये जो म्यूज़िक प्ले कर रहा है ये बहुत अच्छे से, एकदम बढ़िया से, सद्भाव से, कॉपरेशन से, ये आराम से इस म्यूज़िक को सुने। और ये जो स्टेट है ये इनके बीच में आकर क्या कर रहा है, ये सोच रहा है जो ये म्यूजिशियन
म्यूज़िक बजा रहा है ये समाज यानी सोसाइटी तक अच्छे से सुने, म्यूज़िक जो है एक सुर में बजे, ये इसीलिए ये स्टिक दिखाकर कह रहा है यस तुम्हारा सुर ठीक है, तुम्हारा सुर खराब है, तो ये इसको बताता है कि ऐसे चलो, तब क्या होगा। तो स्टेट यहाँ पर कैसा रोल प्ले कर रहा है, एज अ कंडक्टर का रोल प्ले कर रहा है, जो सुनिश्चित करता है कि ऑर्केस्ट्रा जो है वो सुर में बजे। तो ठीक है, ये आप एनालॉजी से समझ गए ना, इंडिविजुअल, स्टेट एंड सोसाइटी। अब अगर आपने इस विजुअल को ध्यान से समझा है तो आपको पता है इंडिविजुअल क्या है, एक म्यूजिशियन है जिसके पास यूनिक टैलेंट है। सोसाइटी क्या करती है, द ऑडियंस है जो विच डिज़ायर हारमोनी, वह सोचती है कि हारमोनी और ये जो म्यूज़िक के तौर पर कोहेरेंस बनी रहे सोसाइटी के अंदर, कॉपरेशन रहे। स्टेट क्या है, कंडक्टर है, वो इंश्योर्स ऑर्केस्ट्रा प्ले इन द ट्यून में बजे। इस एनालॉजी हमें ये सिखाती है कि इंडिविजुअल हैज़ फ्रीडम टू एक्सप्रेस अपने म्यूज़िक, देयर टैलेंट है, इंडिविजुअल के पास ना एक अपना खुद का टैलेंट है ये बजाने का, वायलिन बजाने का, तो इसके पास एक राइट है, यानी इंडिविजुअल हैव द राइट टू द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेस, उसके पास फ्रीडम है, कुछ भी राइट्स को राइट है उसके पास, कुछ भी वो कर सकता है। बट द सोसाइटी रिक्वायर्स देम टू कंट्रीब्यूट ओवर और हारमोनी, लेकिन सोसाइटी चाहती है कि वो बहुत ही हारमोनियस ट्यून बजाए, एकदम सुंदर, बहुत कॉपरेशन वाली ट्यून बजाए, ठीक है, और सोशल ऑर्डर को मेंटेन करे, सोसाइटी ऐसा चाहती है इंडिविजुअल से। लेकिन स्टेट है, कंडक्टर है, स्टेट बैलेंस करवाता है फ्रीडम को, कि बैलेंस होनी चाहिए, इंडिविजुअल की फ्रीडम सही से चले, बराबर चले, नीड ऑफ द सोसाइटी के अकॉर्डिंग चले, इंश्योर दैट नो वन डिसरप्ट कलेक्टिव परफॉर्मेंस, और किसी को भी यहाँ पे डिसरप्ट ना हो, ठीक है। समझ गए आप, ये एनालॉजी बहुत ही अच्छी थी और समझ में आ गई होगी। द रोल ऑफ इंडिविजुअल, अब हम देखते हैं रोल ऑफ इंडिविजुअल यानी व्यक्तियों का क्या रोल होता है फ्रीडम एंड ऑटोनॉमी के अंदर। तो इंडिविजुअल रिप्रेजेंट पर्सनल लिबर्टी की बात करते हैं, इंडिविजुअल कहते हैं पर्सनल लिबर्टी होनी चाहिए और राइट्स होनी चाहिए। एंड इंडिविजुअल सीक्स, इंडिविजुअल हमेशा डिमांड करता है कि मुझे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दो, परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस एंड पर्सनल चॉइस होनी चाहिए, लाइफस्टाइल, करियर, रिलेशनशिप, इन सबको मैं खुद चूज कर सकूँ, ऐसा मेरे पास खुद के पास होना चाहिए। राइट्स वर्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि उत्तरदायित्व और अधिकारों के बीच में वर्सेस कैसे आ गया। वाइल इंडिविजुअल हैव राइट्स, इंडिविजुअल व्यक्तियों के पास राइट है, दे ऑल्सो बियर रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन उनको अपने साथ उत्तरदायित्वों को भी लेकर चलना पड़ेगा। बिकॉज दीज राइट्स इंक्लूड फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये राइट्स फ्रीडम ऑफ स्पीच है, जैसे द इंडिविजुअल कैन एक्सप्रेस देयर व्यूज बट रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स। अब आप कुछ भी बोल सकते हैं लेकिन आपको दूसरों की रिस्पेक्ट भी करनी होगी साथ में, तो दूसरों की रिस्पेक्ट करने वाला सिस्टम क्या आ गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी का। राइट्स तो है, फ्रीडम ऑफ कुछ भी आप बोल सकते हो, साथ में दूसरों को भी रिस्पेक्ट करो। राइट टू प्राइवेसी है आपके पास, ठीक है, आप अपने कोई भी पर्सनल डाटा को सिक्योर कर सकते हो, बट नॉट एट एक्सपेंस ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। लेकिन बात अगर नेशनल सिक्योरिटी की आ जाती है, फिर वो हाँ आप कहते हो कि मैं अपने पर्सनल डाटा को नहीं दिखाऊंगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। इंडिया में एग्जाम्पल देखते हैं, आर्टिकल 21 का गारंटी देता है, आर्टिकल 21 द राइट टू लाइफ, यानी जीने का अधिकार है आपको, पर्सनल लिबर्टी का अधिकार है। हाउएवर दिस राइट इज सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, लेकिन इन राइट्स के साथ आपके पास रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी है। फॉर मेंटेनिंग पब्लिक ऑर्डर को आपको मेंटेन करना पड़ेगा और नेशनल सिक्योरिटी को बनाए रखना पड़ेगा। एग्जाम्पल ऑफ कन्फ्लिक्ट, अब यहाँ पर एग्जाम्पल देखते हैं कन्फ्लिक्ट कैसे हो जाता है। केस स्टडी देखते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच वर्सेस हेट स्पीच की। जो इंडिया है, पाकिस्तान हेट स्पीच इंसिडेंट हुआ था इन सोशल मीडिया के ऊपर। वाइल एन इंडिविजुअल हैज़ द राइट टू फ्री स्पीच, किसी भी व्यक्ति के पास फ्री स्पीच का अधिकार है। द स्टेट माइट लिमिट दिस फ्रीडम, लेकिन स्टेट ने उसकी फ्रीडम को लिमिट किया इफ स्पीचेस थ्रेटन सोशल हार्मनी एंड इंसिस्ट वायलेंस। अगर दो कंट्री के बीच में आप बोल रहे हो तो ऐसा होता है कि आपको थ्रेटन किया जा सकता है सोसाइटी के द्वारा, स्टेट के द्वारा। द रोल ऑफ सोसाइटी, अब यहाँ पे सोसाइटी का क्या रोल होता है गाइस, सोसाइटी क्या करेगी, सोशल हार्मनी और ऑर्डर को बनाए रखेगी, सामाजिक सद्भाव बना रहे, ऑर्डर बना रहे। सोसाइटी यही एक्सपेक्ट करती है इंडिविजुअल से, कॉपरेशन, सहयोग, कन्फर्मिटी एंड सेंस ऑफ ड्यूटी लोगों को पता हो, एंश्योर पीस और सिक्योरिटी को वो एंश्योर करे। इंडिविजुअल एक्शंस आर ऑफन गाइडेड सोशल नॉर्म्स, इन सब चीज़ों को गाइड करे, कस्टम्स, मोरल वैल्यूज़ को साथ लेके चले, कलेक्टिव वेलबींग हो सभी का, ठीक है। प्रमोट एंड
ड्यूटी, राइट एंड ड्यूटीज़ इन सोसाइटी, मतलब सोसाइटी में क्या राइट्स होते हैं, तो एक्सरसाइज रिस्पॉन्सिबली, जो आपकी ड्यूटी है वो अच्छे से एक्सरसाइज किया जाए, सो नॉट एज टू हार्म द कलेक्टिव, ताकि लोगों को उससे बहुत ज़्यादा हार्म ना हो। द इंडिविजुअल की जो लिबर्टी है ना, वो किसी भी तरीके से एब्सोल्यूट नहीं होनी चाहिए। एक व्यक्ति कोई भी तरीके से अपने आप में मनमाना ना तरीके से काम ना करे। सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स गाइड इंडिविजुअल एक्ट टू वेक्ट इन बेनिफिट सोसाइटी, जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट बनाए गए थे ना, उनका उद्देश्य क्या था कि गाइड करना है इंडिविजुअल्स को, व्यक्तियों को, ताकि वो सोसाइटी के बेनिफिट की बात करें। एग्जाम्पल ट्रैफिक लॉज बनाए गए हैं आज हमारे, ठीक है। ये क्या करते हैं, राइट टू मूव फ्रीली, हमारे पास अधिकार है कि हम इधर से उधर घूम सकते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, बट सोसाइटी क्या डिमांड करती है कि आप पालना करो, यानी ओबीडियंस करो ट्रैफिक रूल्स का। इससे क्या हो, रोड सेफ्टी बनी रहेगी और आपकी खुद की सुरक्षा भी रहेगी, सरकार की, जो समाज में और भी लोग चल रहे हैं सड़क पर उनकी भी सुरक्षा रहेगी। पब्लिक हेल्थ, ड्यूरिंग कोविड-19 का टाइम था जहां इंडिविजुअल्स वर रिक्वायर्ड टू फॉलो लॉकडाउन। अब इंडिविजुअल व्यक्तियों को ये स्ट्रिक्ट ऑर्डर थे कि वो लॉकडाउन का पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, और समाज ने कहा कि आपको वियर मास्क पहनने पड़ेंगे। तो ये सब पब्लिक हेल्थ को मेंटेन, कलेक्टिव पब्लिक हेल्थ, सभी लोगों की सुरक्षा के लिए कहा गया था, ठीक है। इंडिविजुअल अगर इसका पालन करेगा तो समाज में पब्लिक हेल्थ अच्छी से बनी रहेगी। और इसी बीच में एग्जाम्पल ऑफ कन्फ्लिक्ट क्या उठ जाता है, झगड़े का पॉइंट आता है कि इन कलेक्टिव कल्टिविस्ट कल्चर्स के, लाइक चाइना की बात करता है, तो इंडिविजुअल आर एक्सपेक्टेड टू प्रायोरिटाइज द कलेक्टिव गुड ओवर पर्सनल प्रेफरेंसेस, फैमिली ओवर इंडिविजुअल करियर को चॉइस देते हैं वहाँ पे चाइना में। तो ये कन्फ्लिक्ट है कि इंडिविजुअल आर एक्सपेक्टेड टू प्रायोरिटाइज द कलेक्टिव गुड ओवर पर्सनल प्रेफरेंसेस। ऐसा माना जाता है कि व्यक्तियों को अपने खुद की स्वार्थ से ऊपर उठकर समाज के कलेक्टिव गुड को ध्यान में रखना चाहिए, सबका भला किसमें हो, ठीक है, ओवर पर्सनल प्रेफरेंसेस, ना कि अपने खुद के प्रेफरेंसेस को देखना चाहिए, ओके। लेकिन ऐसा है कि कन्फ्लिक्ट हो जाता है कई बार फैमिली ओवर इंडिविजुअल करियर चॉइसेस, कि फैमिली को ध्यान में रखो ना कि खुद के चॉइसेस करियर को। एग्जाम्पल ऐसा हम बहुत बार करते हैं ना, फैमिली के लिए हम खुद के करियर चॉइसेस को साइडलाइन कर देते हैं। तो ये कल्टिविस्ट कल्चर की बात की गई है। फिर हम देखते हैं रोल ऑफ स्टेट, क्या रोल होता है स्टेट का, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने सोसाइटी का पढ़ा, इंडिविजुअल का पढ़ा, अब हम स्टेट का पढ़ते हैं। तो जो स्टेट है, रेगुलेटिंग राइट्स फॉर द ग्रेटर गुड, स्टेट क्या करता है, सबसे बड़े गुड के लिए, यानी सबसे, सबका भला हो जिसमें सबसे अच्छा, उसके लिए स्टेट जो है रेगुलेट करता है राइट्स को, ठीक है, रन करवाता है। द स्टेट रिप्रेजेंट बैलेंस बनाए रखता है बिटवीन इंडिविजुअल राइट्स एंड सोसाइटी की नीड, ताकि इंडिविजुअल की राइट की भी हानि ना हो, सोसाइटी की जो डिमांड है कलेक्टिव गुड की, वो सब बैलेंस में रहे। प्रोटेक्ट इंडिविजुअल फ्रीडम्स, यानी जो व्यक्ति हैं उनके अधिकारों की प्रोटेक्शन हो सके। इंश्योर सोशल ऑर्डर, सिक्योरिटी, समाज में ऑर्डर, सोशल ऑर्डर सब कुछ अच्छे से मेंटेन हो सके। रिजॉल्व कन्फ्लिक्ट, झगड़े खत्म हो सके बिटवीन इंडिविजुअल एंड सोसाइटी इंटरेस्ट, यानी व्यक्ति के अधिकार और सोसाइटी की डिमांड्स के बीच में जो कन्फ्लिक्ट हो रहे हैं ना, ये खत्म हो चुके। इसको कौन मेंटेन करता है, इसको स्टेट मेंटेन करता है। स्टेट की ड्यूटी है अपहोल्ड कॉन्स्टिट्यूशन के साथ काम करना। द स्टेट मस्ट इंश्योर दैट लॉज एंड पॉलिसीज, जितने भी लॉज और पॉलिसीज बनते हैं वो प्रोटेक्ट करें इंडिविजुअल के राइट्स, बट इट ऑल्सो एज अ ड्यूटी दैट लिमिट फ्रीडम, ज़्यादा भी फ्रीडम ना दी जाए, फ्रीडम को भी लिमिट किया जाए। व्हेन दोज राइट्स इन्फ्रिंज, जब वो राइट इन्फ्रिंज होते हैं दैट ऑन द कॉमन गुड और पब्लिक ऑर्डर, क्योंकि क्या होता है कभी कभी ज़्यादा फ्रीडम दे दी जाती है, तो उससे क्या होता है, राइट्स से क्या होता है, कॉमन गुड खतरे में पड़ जाता है और पब्लिक ऑर्डर भी खतरे में पड़ जाता है। तो ये स्टेट बिल्कुल भी नहीं चाहता है। एग्जाम्पल देखते हैं, फ्रीडम ऑफ असेंबली है, वाइल इंडिविजुअल हैव द राइट टू प्रोटेस्ट। देखिए, आप एकत्रित होते हैं एक जगह पर जाके प्रोटेस्ट करते हैं, सभी इंडिविजुअल्स को प्रोटेस्ट करने का अधिकार है इंडिया के अंदर। द स्टेट कैन इम्पोज रिस्ट्रिक्शन, लेकिन फिर भी स्टेट क्या करता है, इम्पोज कर सकता है, थोप सकता है, आपके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगा सकता है इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक ऑर्डर। अगर वहाँ पर पब्लिक ऑर्डर, आपने देखा होगा, आप प्रोटेस्ट करते हैं, बहुत सारे पुलिस वगैरह आके लाठी चार्ज करते हैं, तो क्या होता है वहाँ पे पब्लिक ऑर्डर खतरे में पड़ जाता है, इसीलिए स्टेट को वहाँ पे इंटरफेयर करना पड़ता है। इसको क्या कहता है, प्रोहिबिशन ऑफ प्रोटेस्ट, यानी यहाँ पर आप मतलब प्रोटेस्ट कर रहे हो और आपका प्रोहिबिशन हो रहा है। नियर एयरपोर्ट्स, सेंसिटिव एरियाज में आप ये प्रोटेस्ट वगैरह नहीं कर सकते हो, कोई खाली मैदान है वहाँ पे कर सकते हो, लेकिन आप सेंसिटिव जोन में जाके प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हो, वहाँ भगदड़ मच जाएगी तो फिर बहुत नुकसान हो जाएगा, पब्लिक ऑर्डर पूरा खराब हो जाएगा। इसके लिए नेशनल सिक्योरिटी की बात आ जाती है। 19 क्लॉज 2 में कहा गया, इन इंडिया अलाउज द स्टेट, इंडिया में स्टेट्स को अलाउ किया गया है, लिमिट फ्रीडम होनी चाहिए, जिस टाइम स्पीच ऑफ केसेस ऑफ डिफेमेशंस, इंसाइटमेंट, वायलेंस, सिक्योरिटी कंसर्न, जहाँ पे भी हो आपकी फ्रीडम को लिमिट कर दिया जाएगा।
यानी आप किसी भी तरीके से मतलब भड़का नहीं सकते हो हिंसा को बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो इन सब मामलों में आपकी स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति को ना बहुत ज़्यादा सीमित कर दिया जाएगा, ठीक है। मानहानि का केस, हिंसा भड़काने का केस, राज्य को ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर हम देखते हैं एग्जाम्पल ऑफ कन्फ्लिक्ट, जैसे कि प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर, यानी जब बाल बंधुआ मजदूरी को प्रोहिबिट किया गया था। वाइल एन इंडिविजुअल माइट वांट टू हैव हायर अ चाइल्ड, मान लीजिए कोई व्यक्ति है वो हायर करना चाहता है एक चाइल्ड को काम के लिए। से अ स्मॉल बिजनेस ऑनर, मान लीजिए छोटा सा एक बिजनेस ऑनर है कोई। द स्टेट इन्फोर्स चाइल्ड लेबर लॉज, यहाँ पर स्टेट क्या करेगी, थोप सकती है चाइल्ड लेबर लॉज की। क्या भाई क्यों रख रहे हो तुम छोटे बच्चे को काम पर, मना किया गया है स्टेट के द्वारा, तो स्टेट यहाँ पर थोप सकती है चाइल्ड लेबर लॉज टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रन राइट टू एजुकेशन, की छोटे बच्चे को तो पढ़ने का अधिकार है, उसको प्रोटेक्ट कर रहा है स्टेट, तो यहाँ स्टेट इंटरवेन कर सकता है, ठीक है। ये एग्जाम्पल है, कन्फ्लिक्ट आया था। तो द डायनेमिक टेंशन बिटवीन इंडिविजुअल, स्टेट एंड सोसाइटी, अब इनके बीच में टेंशन क्या है ये भी देखेंगे। इंटरेक्शन होता है, बहुत गतिशील है। बैलेंस बिटवीन इंडिविजुअल फ्रीडम्स, की व्यक्तियों की स्वतंत्रता, सोसाइटी की नीड इज ऑलवेज इवॉल्विंग, क्योंकि देखिए ये सब प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, ठीक है। हम जो पढ़ रहे हैं ये सब कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, बदलते रहते हैं, समाज में इंटरेस्ट भी बदलता रहता है, लोगों की डिमांड भी बदलती रहती है, सोसाइटी की नीड्स भी बदलती रहती है। तो ये कोई फिक्स प्रोसेस नहीं है, ऑनगोइंग प्रोसेस है, चलता रहता है, बहुत डायनेमिक है, गतिशील है, ठीक है। टू मच फोकस, यानी कि किस पर फोकस की गई है, इंडिविजुअल कैन अनार्की और सोशल फ्रेगमेंटेशन, इंडिविजुअल राइट्स अनचेक्ड, यानी अगर आप इंडिविजुअल लोगों पर बहुत ज़्यादा फोकस करते हो, मान लीजिए आप बहुत ज़्यादा फोकस करते हो इंडिविजुअल, तो इससे क्या होगा, अनार्की बढ़ जाएगी, अराजकता बढ़ जाएगी समाज के अंदर। यानी आप तो कोई भी तरीके से इंडिविजुअल के राइट्स को चेक नहीं कर रहे हो, मनमाने तरीके से कर रहे हैं, तो इससे समाज क्या होगा, विखंडित हो जाएगा, टूट जाएगा। तो सामाजिक विखंडन हो सकता है अगर बहुत ज़्यादा आपने किसी भी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा फ्रीडम दे दी तो। टू मच एम्फेसाइज ऑन सोसाइटी, अगर आप बहुत ज़्यादा समाज को, मतलब एक सोसाइटी को बहुत ज़्यादा कर रहे हो, फ्रीडम दे रहे हो, तो क्या होगा, सप्रेस इंडिविजुअल, फिर वो समाज क्या करेगा, वो सोसाइटी क्या करेगी, सप्रेस करेगी इंडिविजुअल के फ्रीडम्स को। अथॉरिटेरियनिज्म और कलेक्टिविज्म देखने को मिलेगा, निरंकुशता आ जाएगी, अधिनायकवाद, सामूहिकवाद देखने को मिलेगा, ठीक है। कुछ लोग अपना गुट बना लेंगे समाज के अंदर, फिर वो लोगों के अधिकारों का हनन करेंगे। और टू मच अगर आपको स्टेट को इंटरवेन कर रहे हो, ज़्यादा अगर स्टेट इंटरवेन कर रहा है, इंटरफेरेंस कर रहा है, तो वो हमें ऑप्रेस्ड करेगा। एग्जाम्पल डिक्टेटरशिप, कोई कंट्री है वो हमें बहुत ज़्यादा हर चीज़ पे सेंसरशिप लगा रही है, ओवर रेगुलेट कर रही है, तो ये हम बोलेंगे ना, हम तो भाई तानाशाह वाले कंट्री में रहते हैं। तो ये क्या है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, तीनों को बराबर बैलेंस तरीके से काम करना चाहिए, तभी समाज में एक सद्भाव बना रहेगा। एग्जाम्पल है सोशल मीडिया का जो रेगुलेशन है इन इंडिया के अंदर, तो इन इंडिया द स्टेट हैज़ बीन proposing stricter regulation for social media platforms while individual enjoy freedom of expression। जो सोसाइटी क्या करती है, समाज क्या करता है, सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट रेगुलेशन लगाना चाहता है, और जो इंडिविजुअल है वो फ्रीडम को एंजॉय करना चाहती है। द स्टेट इज़ कंसर्न अबाउट द डिसमेशंस ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन, की कहीं कोई गलत इन्फॉर्मेशन ना फैल जाए उसके बारे में, एंड इंसाइटमेंट ऑफ वायलेंस, हानि ना हो जाए, स्टेट को मानहानि ना हो जाए, तो दैट सीक्स अ बैलेंस बोथ, इसीलिए इन दोनों के बीच में बैलेंस बना रहना ज़रूरी है। अब हम देखते हैं द लीगल फ्रेमवर्क इन इंडिया, हाउ राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इंटरेक्ट। अब हम देखते हैं इंडिया के अंदर राइट्स कैसे और रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब जिम्मेदारी और राइट्स एक साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं। जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है हमें एक बैलेंस्ड अप्रोच, दृष्टिकोण ऐसा प्रोवाइड करता है जिसमें बैलेंस अप्रोच है टू इंडिविजुअल, सोसाइटी, हार्मनी एंड स्टेट कंट्रोल, ताकि इन तीनों के बीच में बहुत हार्मनी तरीके से काम हो सके। फंडामेंटल राइट 12 से 35 जो हम पढ़े हैं, प्रोटेक्ट इंडिविजुअल फ्रीडम, इसमें व्यक्तियों की स्वतंत्रता को प्रोटेक्ट किया जा रहा है, बट विद रिस्ट्रिक्शंस, लेकिन साथ में हम पर रिस्ट्रिक्शंस भी है, पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करना, मोरालिटी को बनाए रखना और नेशनल सिक्योरिटी की रक्षा करना। डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो पार्ट 4 में है हमारे गाइड करते हैं हमें कि हमें जो है खुद हमारे स्टेट के कुछ प्रिंसिपल हैं, सोशल वेलफेयर, कल्याण के लिए स्टेट को ये सब करना पड़ेगा, इंश्योर करना पड़ेगा बैलेंस रहे राइट्स और ड्यूटीज़ के बीच में। और हम देखते हैं 51A ड्यूटीज़ है, ये हमारी ड्यूटी है, हमारी सिटीजन्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्रोटेक्ट करती है इन्वायरमेंट को, जिससे जो ड्यूटीज़ हमसे प्रोटेक्ट करवाती है इन्वायरमेंट को, ठीक है, रिस्पेक्ट करवाती है हमारे नेशनल फ्लैग को, प्रमोट हार्मनी, दीज ड्यूटीज़ लिमिट इंडिविजुअल राइट्स। और यहाँ पे थोड़े से इंडिविजुअल राइट्स लिमिट हो जाते हैं जहाँ पर सोशल गुड की कंसर्न आता है, ठीक है। फिर हम देखते हैं अंडरस्टैंडिंग द बैलेंस। अब इस बैलेंस को समझेंगे, डायग्राम आ गया है जिसका वेट था, इंडिविजुअल, सोसाइटी एंड स्टेट का एक ट्राइंगल है, इसे समझते हैं। इंडिविजुअल मस्ट एक्सरसाइज फ्रीडम रिस्पॉन्सिबली कंसिडरिंग सोशल इम्पैक्ट। अब यहाँ से आप देखिए, ये इंडिविजुअल है, ये जो इंडिविजुअल है ना, ये क्या कर रहा है, म्यूजिक सुन रहा है, फ़ोन चला रहा है, लेकिन यहाँ देखिए आप, क्या है ये, रेडियो स्पीकर है, बहुत तेज़ आवाज़ में सुन रहा है पार्क के अंदर, ठीक है। नॉर्मल एक पार्क है,
वहाँ पे ये जो है इंडिविजुअल एक व्यक्ति है कोई भी, वो इतनी लाउड म्यूज़िक में फ़ोन चला रहा है, लेकिन इसने ईयरफोन भी लगा सकता था वो, लेकिन पार्क में ये ज़ोर ज़ोर से चला रहा है। इससे क्या होता है, सोसाइटी जो समाज के और भी लोग रहते हैं वो क्या है, बहुत परेशान है। आप देख सकते हैं इसको बहुत ज़्यादा ये परेशान है। अब क्या होगा, यहाँ पे वॉचमैन या उस पार्क को जो रेगुलेट कर रहा है या स्टेट इंटरवेयर करेगा, इंटरफेरेंस करेगा। वो क्या कहेगा, प्लीज़ लोअर द वॉल्यूम। वो किससे रिस्पेक्ट कर रहा है, इस व्यक्ति से, कि भाई आवाज़ कम कर तू, बाकी के लोग भी बहुत परेशान हो रहे हैं। तो ये डायग्राम बताता है कि इंडिविजुअल जब तक ही सिर्फ और सिर्फ अपनी इंडिविजुअल राइट्स को, फ्रीडम्स को एंजॉय कर सकता है, जब तक वो किसी स्टेट पर हावी ना हो जाए। ठीक है, यानी स्टेट अगर खुश है तो ठीक है, कोई बात नहीं। जहाँ किसी ने उसकी शिकायत जाके कर दी कि ये क्या है भाई, पार्क में हम सब भी बैठे हैं, तो फिर वो इंटरफेयर करेगा और वो कहेगा ओ भाई बंद कर इसे, नहीं तो निकल यहाँ से। सो कहने का मतलब ये है कि बैलेंस बना हुआ रहना बहुत ज़रूरी है सोसाइटी, स्टेट और इंडिविजुअल के बीच में, सब बराबर से काम करें। ठीक है, द इंडिविजुअल मस्ट एक्सरसाइज फ्रीडम रिस्पॉन्सिबली, अपनी फ्रीडम को अच्छे से करे, सोशल इम्पैक्ट ना पड़े उस पर कोई खराब, सोसाइटी डिमांड अच्छी डिमांड करे नॉर्म्स के अकॉर्डिंग, और कॉमन गुड के लिए काम करे, स्टेट बैलेंस रखे इन राइट्स, ड्यूटीज़ और ऑर्डर, जस्टिस एंड प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल फ्रीडम। तो इसी के साथ आज हमने समझा, आई होप आपको समझ में आ गया होगा पूरा वीडियो, हमने डायग्राम्स वगैरह से भी समझा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।